जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर्स 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन की हम महा मैराथन क्लास डिस्कस कर रहे थे और इस मैराथन क्लास का हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 250 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और ये सेकंड पार्ट है। इसमें भी हम 250 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो मैराथन क्लास है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो 250 यानी कि 250 प्रश्नों को हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 251वां। तो कमर कसकर बैठ जाइए और बताइए पहले भारतीय का नाम जो कि बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। तो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय का नाम है इंद्रमणि पांडे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। इंद्रमणि पांडे की बात करें तो ये भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं और इससे पहले वे संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। ठीक है, और अभी आप लोगों को पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि जो है ये अरिंदम बागची को बनाया गया है। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। और इंद्रमणि पांडे जो हैं ये कौन बन गए हैं? ये बिम्स्टेक के महासचिव बन गए हैं। ठीक है, तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अभी आरपीएफ के न्यू डीजी बन गए हैं मनोज यादव। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी क्रम में, भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश पाल। और ये भारतीय तटरक्षक बल के कौन से नंबर के डीजी बने हैं? 25वें नंबर के डीजी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सात्विक साईराज रंगिरेड्डी ने। यदि हम डिटेल की बात करें तो भारतीय बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और इन्होंने 565 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। हम बात करें कि ये स्मैश क्या होता है, तो टेनिस में एक प्रकार का सर्विस शॉट होता है। इस शॉट में खिलाड़ी गेंद को हवा में फेंकता है और फिर उसे दूसरे खिलाड़ी की तरफ नीचे की दिशा में हिट करता है, ये होता है स्मैश। ओके, आइए इसी क्रम में नेक्स्ट वन की बात करें तो इंडोनेशिया ओपन 2023 सुपर 1000 का खिताब पहली बार किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस जोड़ी ने इस साल कमाल मचाया है, काफ़ी रिकॉर्ड बनाए हैं। तो सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी का नाम बताइए। तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी किसकी है? सात्विक साईराज की और चिराग शेट्टी की। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में हम डिटेल की यदि बात करें तो ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? दुबई में। ठीक है, और इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली जो पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी है ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की बन गई है। ओके, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने 19वें एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। तो बताओ ये जो खिलाड़ी हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? 19वें एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। तो ये संबंधित हैं किस खेल से? बैडमिंटन से। एक और फैक्ट याद रखना कि जो सात्विक साईराज हैं ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं सर? तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और चिराग शेट्टी की बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र के मुंबई से ये बिलोंग करते हैं। एक और फैक्ट याद रखना जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अभी VWF की बात करें, VWF की रैंकिंग जारी करी गई है। ठीक है, तो इस रैंकिंग की यदि हम बात करें तो नंबर 1 जोड़ी कौन सी बनाई गई है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की। VWF मतलब क्या होता है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो रैंकिंग है 2023 की, इसमें नंबर 1 जोड़ी बनी है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। अभी नेक्स्ट वन की बात करें, यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी
पार्थ सालुंखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो बीएसएफ के न्यू डीजी बन गए हैं नितिन अग्रवाल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में अभी नाटो का महासचिव बनाया गया है लगातार तीसरी बार। तो नाटो का महासचिव किसके लिए बनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेंस स्टोल्टेनबर्ग के लिए। अब नाटो इम्पोर्टेंट है तो नाटो के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1949 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में और उसके चीफ कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और एक और फैक्ट याद रखना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। ओके, अब बताइए भारतीय खुफिया एजेंसी है रॉ, तो रॉ के नए चीफ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रवि सिन्हा रॉ के न्यू चीफ बन गए हैं। रॉ इसका फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है रॉ। भारत की एक खुफिया एजेंसी है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, स्थापना 1968 में और न्यू चीफ बनाए गए हैं रवि सिन्हा। नेक्स्ट वन की बात करें UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अमित अग्रवाल। और इसी क्रम में बताइए कि अभी टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए TB नरेंद्रन। नेक्स्ट वन की बात करें तो भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किससे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है रविंद्र वंशटू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि BFI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो BFI के न्यू चेयरमैन बन गए हैं आधव अर्जुन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया है? तो दोस्तों एक अरब देश है संयुक्त अरब अमीरात और इसका एक ज़िला है, ठीक है। कौन सा ज़िला है? मिन्हाज ज़िला, ठीक है। तो मिन्हाज ज़िला का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। हम बात करें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड की तो इसकी स्थापना 2013 में, हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में और CEO हैं बिमल दयाल और अध्यक्ष हैं खुद गौतम अडानी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने का ऐलान किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदनगर का नया नाम अहिल्यानगर रखा जाएगा। हम बात करें कि अभी केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी जो कि दिल्ली में है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नाम बदलकर PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी किया गया है, ठीक है। केवल नेहरू की जगह पर कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? PM। ओके, बाकी सेम टू सेम नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुंबई के बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी मार्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिलीप ट्रॉफी का जो खिताब है ये दक्षिण क्षेत्र की टीम ने जीत लिया है, ठीक है। कई बार तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिलीप ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट खेल से संबंधित है और अभी 2023 में इसका 60वां संस्करण आयोजित हुआ और ये ट्रॉफी किसने जीत ली है? दक्षिण क्षेत्र की टीम ने। अभी बताइए हाल ही में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ पर खोली जाएगी? तो भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी ये खोली जाएगी मध्य प्रदेश में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 की चैंपियन टीम कौन सी बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नीदरलैंड की टीम, ठीक है। और इस चैंपियनशिप में यदि हम भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात करें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है ये चौथे स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है मेटा और मेटा ने एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम है थ्रेड्स। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट वन की बात करें तो ग्रीस के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ग्रीस के दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं क्रियाकोस मित्सोताकिस। कौन बन गए हैं? क्रियाकोस मित्सोताकिस बन गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जस्टिस एपी शाही के लिए। अब बताइए कि एक पुस्तक है कलर्स ऑफ डिवोजन, इसकी लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनीता भरत शाह इसकी लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर टैक्स को 18% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो दोस्तों जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, ठीक है, हॉर्स रेसिंग होती है और कसिनो, इन तीनों पर पहले टैक्स लगता था 18%, ठीक है, अब कितना लगेगा? तो अब लगेगा 28%। यदि बात करें कि बढ़ाया कितना गया है तो 10% की बढ़ोतरी की गई है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एलोन मस्क ने किस नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लॉन्च करी है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काफ़ी चर्चाओं में है, तो एलोन मस्क इन्होंने भी अपनी एआई कंपनी को लॉन्च कर दिया है। किस नाम से इन्होंने अपनी एआई कंपनी को लॉन्च किया है? तो एक्स एआई नाम से, ठीक है, इसको याद रखना। और एलोन मस्क के बारे में नहीं जानते तो सुन लो, स्पेस एक्स आप लोगों ने सुना होगा स्पेस एक्स कंपनी के बारे में, तो स्पेस एक्स कंपनी के ये संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुषों के बराबर पुरस्कार राशि देने का लक्ष्य 2030 तक रखा है? तो अभी क्या होता है, जो महिला खिलाड़ी और पुरुष खिलाड़ी है ना, इनकी जो पुरस्कार राशि है इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस बराबर करने का जो लक्ष्य है ये 2030 तक रखा है, और ये लक्ष्य रखा किसने है? तो आईसीसी ने रखा है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है? तो विश्व का सबसे लंबा गीत जो है ये बन गया है श्री रामचरितमानस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सबसे लंबा बना है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि इस गीत को किसने अपनी आवाज दी है? तो जगदीश पिल्लई इनका नाम है, इन्होंने इस गीत को अपनी आवाज दी है। सबसे लंबा बना है तो इसकी लंबाई यानी कि इसकी अवधि कितनी है? तो बताइए सर, इसकी अवधि है 138 घंटे और 41 मिनट और 20 सेकंड की इसकी अवधि है। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें उससे पहले दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ, फिर से बताना चाहता हूं कि हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं बिल्कुल डिटेल में। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के 5000 से ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट डिटेल एमसीक्यू को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिए। मैं गारंटी से बोल सकता हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, आप उस एग्जाम को फतेह करके आएंगे। और इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक भी लॉन्च हो गई है, तो इस ई बुक को भी आप फटाफट से परचेस कर लीजिए। इन सभी ई बुक का लिंक है ना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। गारंटी से बोल सकता हूं, इन ई बुक से आपकी स्टडी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाने वाली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया? तो पहले गोरखपुर था, लेकिन अब दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन जो है ये बन गया है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में ये रेलवे स्टेशन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिरो ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया है? बिरो का मतलब क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इसने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण जो है ये लद्दाख में शुरू किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बताइए कि ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए भारत ने ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नॉमिनेट किया है? तो ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए भारत ने 2018 एवरीवन इज अ हीरो मूवी के लिए नॉमिनेट किया है। ओके, हम बात करें तो दोस्तों ये जो मूवी है ना केरल बाढ़ पर आधारित एक मलयालम फिल्म है। और इसके डायरेक्टर की बात करेंगे तो जूड एंथनी जोसेफ इसके डायरेक्टर हैं। और ये जो फिल्म है ना ये ऑस्कर पुरस्कार 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, और हम इसके लिए विशेष देते हैं कि ये ऑस्कर अवार्ड जीत कर ही लौटेगी। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें, गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण मणिपुर के किस जिले में किया? तो याद रखना, पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण जो है ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है मणिपुर में।
और मणिपुर के किस जिले में, तो मणिपुर के मोइरांग जिले में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि पूर्वोत्तर का ये सबसे ऊंचा तिरंगा है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 165 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और आज़ाद हिंद फौज मुख्यालय पर इसका अनावरण किया गया है और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज है। और एक और फैक्ट याद रखना, अभी देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज नितिन गडकरी ने फहराया है, ठीक है। देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज नितिन गडकरी ने फहराया है, 418 फीट का है, ठीक है। इसकी मतलब हाइट कितनी है, 418 फीट। और ये कहाँ पर फहराया है नितिन गडकरी ने, तो अटारी वाघा बॉर्डर पर। कहाँ पर, अटारी वाघा बॉर्डर पर इसको फहराया है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ पर बनाया गया, तो सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन जो है ये बनाया गया है कहाँ पर, पुणे में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया। दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण जो है ये किया गया है सऊदी अरब के मक्का में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया। भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क जो है ये उड़ीसा राज्य में खोजा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा सन्स कंपनी ने किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का ऐलान किया है। तो दोस्तों यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर स्थापित करी जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा क्राइस्ट दी प्रोटेक्टर किस देश में बनाई गई है। याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा को नाम दिया गया है क्राइस्ट दी प्रोटेक्टर। और ये कहाँ पर बनाई गई है, किस देश में, ब्राज़ील देश में बनाई गई है और ये सबसे बड़ी है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 43 मीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जीवाणु कहाँ पर पाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा जीवाणु यानी कि बैक्टीरियम जो है ये पाया गया है कैरिबियन मैंग्रोव में। कहाँ पर, कैरिबियन मैंग्रोव में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो कैरिबियन मैंग्रोव दलदल में शोधकर्ताओं ने विज्ञान के क्षेत्र में और अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात बैक्टीरिया पाया है, ठीक है। और इसका नाम थियोमार्गरिटा मैग्निफिका रखा गया है। अधिकांश बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। ये इतना बड़ा है कि इसे नगण्य आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। बाकी की बैक्टीरिया को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का यूज किया जाता है, लेकिन इसको नगण्य आंखों से देखा जा सकता है। ये इतना बड़ा है और अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा है। अब बताओ किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो दोस्तों जयपुर में देश का सबसे बड़ा दूसरा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। हम बात कर लेते हैं डिटेल की, तो ये दुनिया का तीसरा होगा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौनप गांव में स्थापित किया जाएगा। और वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इसके लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। और इसके जो स्टेडियम है इसके निर्माण में 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी क्षमता की बात करेंगे सर तो 75,000 लोगों के बैठने की इसमें क्षमता होगी। अब बताइए कि दुनिया का तीसरा और भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है इसका निर्माण किस उद्योगपति के नाम पर किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका निर्माण जो है उद्योगपति अनिल अग्रवाल के नाम पर किया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं तो वेदांता रिसोर्सेस के फाउंडर हैं और चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल। और इन्हीं के नाम पर जो जयपुर में क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है इसका नाम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रखा जाएगा। अच्छा, दुनिया के यदि हम टॉप क्रिकेट स्टेडियम की बात करें सबसे बड़े, तो सबसे बड़ा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पर है, अपने देश के अहमदाबाद में। और इसमें कितने लोग बैठकर मैच देख सकते हैं, तो 1,32,000 दर्शक इसमें बैठ सकते हैं, इसकी क्षमता है। दूसरा कहाँ पर है सबसे बड़ा, तो दूसरा है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है, इसमें 1,24,000 दर्शक बैठ सकते हैं। और तीसरा कहाँ पर बनेगा,
तो अपने देश भारत में बनेगा। इसका नाम होगा अनिल अग्रवाल स्टेडियम और इसमें 75,000 दर्शक बैठ सकते हैं। राजस्थान की ये जयपुर में बनेगा। तो दुनिया का ये कौन सा होगा? दुनिया का होगा तीसरा, ठीक है, दुनिया का तीसरा होगा सबसे बड़ा। और भारत का नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। ओके, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया? तो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने। और कहां पर? तो अपने देश भारत में, ठीक है। और भारत के किस राज्य में? तो कर्नाटका राज्य में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य में शुरू करी गई है? तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना ये हरियाणा सरकार ने शुरू करी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस टाइप की योजना, सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है? तो हरियाणा के अंदर जो उपभोक्ता होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनको खरीदारी करते समय अपना पक्का बिल लेना होगा, ठीक है। और ये बिल लेकर हरियाणा सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है। इस बिल को वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना होगा, ठीक है। और फिर हरियाणा सरकार ने इस योजना में 30 करोड़ रुपए रखे हैं, ठीक है। ये जो 30 करोड़ रुपए हैं ये उन ग्राहकों को दिए जाएंगे जिन्होंने अपना पक्का बिल लिया है और वेबसाइट पर अपलोड किया है। और लकी ड्रॉ के माध्यम से ये 30 करोड़ रुपए की राशि कस्टमर को दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों करती हैं सरकारें? ताकि आप बिल लेने के लिए जागरूक हो सकें, ठगी से बच सकें, ठीक है। तो भैया बिल लेना ज़रूरी है, खरीदारी करें तो पक्का बिल जरूर लें। सरकार 30-30 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, ठीक है। तो आपको बिल लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य की सरकार ने एक मारा परियोजना को शुरू किया? तो देखिए दोस्तों, कोई परियोजना है, कोई अभियान है, तो सबसे पहले तो किसने शुरू किया, किस लिए शुरू किया? दो बातें पूछी जाती हैं। उद्देश्य, तो प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए एक मारा परियोजना को शुरू किया गया। और किस राज्य ने इसको शुरू किया है? तो ओडिशा राज्य ने इसको शुरू किया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 21 के बीच में देश में कितनी महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं? तो दोस्तों 13.13 लाख महिलाएं और लड़कियां जो हैं ये देश से लापता हुई हैं। और इसी क्रम में बताइए कि किस राज्य में वर्ष 2019 से 21 के बीच में सबसे ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं? तो सबसे ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो महिलाएं कितनी लापता हुई हैं? तो 1,60,180। और लड़कियों की यदि हम बात करें तो लड़कियां 38,234 लापता हुई हैं मध्य प्रदेश राज्य से, जो कि सबसे ज़्यादा संख्या हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल निकायों के पुनर्निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने अमा पोखरी योजना की शुरुआत की? तो अमा पोखरी योजना की शुरुआत जल निकायों के पुनर्निर्माण के लिए करी गई है। और किसने करी है इस योजना की शुरुआत? तो उड़ीसा राज्य ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू करी है? तो शुभ यात्रा योजना जो है ये केरला राज्य ने शुरू करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना किस राज्य ने शुरू करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भी केरला राज्य ने शुरू करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा और दूध योजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो ये भी केरला राज्य ने शुरू करी है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य के जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं सभी में बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार करना अंडा और दूध योजना का उद्देश्य है। अब एक और क्वेश्चन बताओ कि किस राज्य ने वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया? वन स्कूल वन आईएएस स्कीम जो है ये शुरू करी है किसने? ये शुरू करी है केरला सरकार ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो केरला के राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने राज्य की 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन ऐसे बच्चे जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और प्रतिभाशाली भी हैं, ठीक है, उन बच्चों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने के उद्देश्य से वन स्कूल वन आईएएस स्कीम जो है ये लॉन्च करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि का नाम बताइए।
जिनका कार्यकाल मार्च 2024 तक के लिए बढ़ाया गया। तो हम बात करें WTO में भारत के राजदूत या फिर स्थायी प्रतिनिधि कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ गया है, ये हैं विजेंद्र नवनीत। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के दूसरी बार महानिदेशक कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए क्यू डोंगियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी PM प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलेस्टे सोलो। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो WMO का फुल फॉर्म होता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। स्थापना 1950 में, हेडक्वार्टर है जेनेवा में, इसके सदस्य देश हैं 193। ठीक है, और अभी हम बात करें कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष भी बने हैं। ठीक है, अध्यक्ष का नाम भी याद रखना, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस इसके अध्यक्ष बने हैं। और अभी हमने पढ़ा है कि WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे सोलो बनी है। दोनों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBI यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण सूद। अच्छा, CBI के बारे में बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 1963 में, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जस्टिस AP शाही के लिए। नेक्स्ट बताइए BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजीत अगरकर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो देश के नए कानून मंत्री बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम बात करें कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने किरण रिजिजू का स्थान लिया है। और ये देश के नए कानून मंत्री तो बन ही गए हैं, इनके पास में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी है। और ये किस सीट से हैं? तो अर्जुन राम मेघवाल जो हैं ये राजस्थान की बीकानेर सीट से हैं। ठीक है, और इसी क्रम में जो किरण रिजिजू हैं, ठीक है, इनको देश का नया पृथ्वी विज्ञान मंत्री बनाया गया है। किसको? किरण रिजिजू को देश का नया पृथ्वी विज्ञान मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जर्मनी की टीम ने। और हम डिटेल की बात करें तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का जो फाइनल है ये भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जर्मनी और बेल्जियम के बीच में हुआ। और इसमें जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूट आउट में हराकर ये वर्ल्ड कप जो है जीत लिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं गोल्ड मेडल जीता है किसने? जर्मनी ने। और सिल्वर मेडल यानी कि उपविजेता बेल्जियम है। और ब्रॉन्ज मेडल यानी कि तीसरे स्थान पर नीदरलैंड की टीम है। आयोजन कहाँ पर किया गया? उड़ीसा में। कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 15वां संस्करण आयोजित हुआ है। अब बताओ एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत जो है ये 5वें स्थान पर रहा है। और डिटेल की बात करें तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दक्षिण कोरिया के प्योंगयांग शहर में किया गया। और इसका 26वां संस्करण आयोजित हुआ है। और पुरुष एकल का खिताब मा लांग ने जीता, चाइना के हैं। महिला एकल का खिताब वांग मान्यू ने जीता, ये भी चाइना की हैं। सर्वाधिक पदक चाइना ने ही जीते हैं, 15 पदक जीते हैं। भारत ने क्या जीता है? तो भारत और हांगकांग ने एक एक कांस्य पदक जीता, यानी कि भारत ने भी एक ब्रॉन्ज मेडल और हांगकांग ने भी एक ब्रॉन्ज मेडल। और दोनों देश संयुक्त रूप से पदक तालिका में 5वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? तो उद्योग रत्न अवार्ड ये इसी साल शुरू किया गया। ठीक है, और पहली बार ये अवार्ड है ना ये रतन टाटा के लिए दिया गया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि ये जो अवार्ड है
ये महाराष्ट्र के उत्कृष्ट उद्योगपतियों को उनकी उपलब्धि के लिए दिया जाएगा। इसी साल शुरू किया गया और पहली बार रतन टाटा को दिया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप छाप लीजिए अपने दिमाग में, एग्जाम में भी छपा मिलेगा। अब बताइए, असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है असम वैभव। तो असम वैभव किसको दिया गया है 2023 में? डॉक्टर तपन सैकिया के लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और तपन सैकिया को यह पुरस्कार कैंसर देखभाल की क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, असम वैभव 2023 की हमने बात करी, लेकिन असम वैभव 2022 से यदि पूछा जाए तो आप कहेंगे ये रतन टाटा को दिया गया था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में गणित में ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ब्रेकथ्रू पुरस्कार गणित में दिया जाता है और 2023 में ये पुरस्कार जो है ये डैनियल स्पीलमैन के लिए दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और गणित में ब्रेकथ्रू पुरस्कार जो है इसको ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान एबेल अवार्ड 2023 के विजेता कौन है? तो एबेल अवार्ड 2023 की हम बात करें, ये लुइस कैफरेली के लिए दिया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लुइस कैफरेली कहाँ के गणितज्ञ हैं? तो ये अमेरिकी गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार जो है ये कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव के लिए दिया गया है। नेक्स्ट बताइए कि वर्ष 1959 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड वर्ष 2023 में किसे दिया गया? 1959 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वर्ष 2023 में दिया गया है। कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरे 64 साल बाद ये अवार्ड दिया गया। यानी कि घोषणा तो करी गई थी 1959 में, किसको देने के लिए? दलाई लामा को, लेकिन किसी कारणवश इनको ये अवार्ड नहीं दिया जा सका। ठीक है, फिर पूरे 64 साल के बाद में 2023 में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किससे दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जॉर्जी गोस्पिडनोव के लिए दिया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, हम बात करें कि ये कौन है, तो बुल्गारिया के लेखक हैं जॉर्जी गोस्पिडनोव। ठीक है, और इनका एक उपन्यास है टाइम शेल्टर। तो टाइम शेल्टर के लिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है 2023 वाला। अच्छा, 2022 का किसको दिया गया था? अपने देश की गीतांजलि श्री को दिया गया था। तो 23 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2022 है। और इनको किस पुस्तक के लिए? तो रेत का मकबरा पुस्तक के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। अब बताइए, जो आलिया मीर हैं ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की हैं? ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं सर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत अकेदमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है ये बॉम्बे जयश्री के लिए दिया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बॉम्बे जयश्री की बात करें तो ये कर्नाटक की प्रसिद्ध गायक और संगीतकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है। मार्कोनी पुरस्कार किसके लिए दिया गया? हरि बालकृष्णन के लिए दिया गया। ठीक है, और ये हम बात करें कौन है हरि बालकृष्णन, तो हरि बालकृष्णन जो हैं ये प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली ठाकुर के लिए। मैथिली ठाकुर के बारे में सुना होगा, ये लोक गायिका हैं और उभरती हुई युवा कलाकार हैं। और इनको हम कह सकते हैं कि इनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा बिहार राज्य का आइकन बनाया गया है। ओके, इसको भी याद रखिएगा। ये नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का आइकन बनाया है? तो बिहार राज्य का आइकन बनाया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राहुल द्रविड़ के लिए। ठीक है, राहुल द्रविड़ की बात करें, क्रिकेटर हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश राज्य से ये बिलोंग करते हैं। और अभी स्वराज ट्रैक्टर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसके लिए? महेंद्र सिंह धोनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर जो है
ये नितिन गडकरी के लिए बनाया गया। और नितिन गडकरी के बारे में तो जानते ही होंगे, ये कौन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसके लिए बनाया गया? तो फरहान अख्तर और एमसी मैरी कॉम। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों के लिए। और ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली के अंदर। अब बताइए किस राज्य ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू करी है? काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है और ये योजना जो है ये तेलंगाना राज्य ने शुरू करी है। इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति की जो ताड़ के पेड़ से ताड़ी निकालता है, ठीक है, उसकी ताड़ी निकालते समय दुर्घटना से मृत्यु हो जा रही है तो 5 लाख रुपए का बीमा कवर उस व्यक्ति को दिया जाएगा गीता कर्मिकुला बीमा योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट, अच्छा ये जो मैं फोटो वगैरह लगा देता हूं तो ये फोटो आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है, इसलिए ये फोटो लगाता हूं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने पीएम जनधन योजना के तहत में 100% कवरेज हासिल किया है? तो पीएम जनधन योजना के तहत में 100% कवरेज हासिल किया है तेलंगाना राज्य ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो योजना है पीएम जनधन योजना कब शुरू करी गई थी? अगस्त 2014 में ये शुरू करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसरा पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो ये तेलंगाना ने शुरू करी है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना के तहत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वृद्ध, विधवा और जनजातीय वर्ग के जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी आसरा पेंशन स्कीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को लगातार दूसरे साल ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 के रूप में मान्यता दी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मुंबई शहर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किस शहर ने जीता है? तो ये इंदौर शहर ने जीता है, ठीक है, इंदौर शहर। इसको मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो पद्म पुरस्कार की बात करें संयुक्त रूप से 106 लोगों के लिए दिए गए हैं। और यदि हम कैटेगरी की बात करें तो इन 106 लोगों में से जो भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण, ये 6 लोगों को दिया गया। तीसरा जो सर्वोच्च सम्मान है पद्म भूषण, ये 9 लोगों को दिया गया। चौथा सर्वोच्च सम्मान है पद्म श्री, ये 9 लोगों को दिया गया। भारत रत्न की बात करें तो ये सर्वोच्च सम्मान है भारत का, अभी ये 2023 में भी किसी को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है ये एंजेला मर्केल के लिए दिया गया। एंजेला मर्केल जो हैं ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। और अब बताओ, ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवमेंट ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो अवार्ड है ये अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए दिया गया और इनको आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश के पीएम ने पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड दिया है? तो देखो दोस्तों, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में से एक हैं। इनका नाम है राजेंद्र सिंह भट्ट। तो राजेंद्र सिंह भट्ट को ब्रिटेन के पीएम कौन है? ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं। तो ब्रिटेन के पीएम ने कौन सा अवार्ड दिया है? पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है अपने देश के उद्योगपति रतन टाटा के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनको इस सम्मान भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का जो अवार्ड है ये शक्तिकांत दास के लिए दिया गया। शक्तिकांत दास कौन है? तो ये आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं
और ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, लेकिन किस नंबर के? 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार जीता? यानी कि बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का जो अवार्ड है ये जम्मू कश्मीर पर्यटन ने जीता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रोफेसर नीलेश बी मेहता के लिए। नेक्स्ट है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 किससे प्रदान किया गया? चमेली देवी जैन पुरस्कार की हम बात करेंगे सर, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला महिलाओं का सर्वोच्च सम्मान है। किसको दिया गया है? धान्या राजेंद्रन को दिया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। है 2022 का, दिया गया है 2023 में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक 2 सोना लो योजना किस पंचायत ने शुरू करी है? तो प्लास्टिक 2 सोना लो स्कीम जो है ये कश्मीर की सादीवारा पंचायत ने शुरू करी है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस योजना में क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति 20 क्विंटल प्लास्टिक कचरा देता है सादीवारा पंचायत को, तो ये पंचायत जो है उस व्यक्ति को 1 सोने का सिक्का प्रदान करेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की, इसके तहत कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो अमृत भारत स्टेशन योजना, इस योजना के तहत में 1309 स्टेशनों का क्या किया जाएगा? आधुनिकीकरण किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किया? तो आयुष्मान भवा अभियान जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुभारंभ किया है, ठीक है। अच्छा, ये जो अभियान है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आयुष्मान कार्ड प्रदान करना और आभा आईडी उपलब्ध कराना और हेल्थ से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारी बारिश तथा उससे हुए नुकसान के कारण पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? तो किस राज्य की सरकार ने किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्सॉन इंडिया जो कि एक प्रिंटर कंपनी है, इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रश्मिका मंदाना। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो याद रखना, एक जिला एक उत्पाद योजना ये कहाँ की योजना है? उत्तर प्रदेश की। और इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है ये अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए बनाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? पूमा इंडिया की बात करें तो अनुष्का शर्मा और हरमनप्रीत कौर दोनों जो हैं इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए कि किस भारतीय खिलाड़ी को एशियन हॉकी फेडरेशन का एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सलीमा टेटे के लिए। और ऐसा कहा गया कि ये 2024 तक इसकी एथलीट एम्बेसडर बनी रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किस बॉक्सर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों निकहत जरीन के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ABK प्रसाद के लिए, ठीक है। और राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉटहोम वाटर प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया? स्कॉटहोम वाटर प्राइज ये दिया गया प्रोफेसर एंड्रिया रेनॉल्डे के लिए, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? तो ये इटली के प्रसिद्ध जल विज्ञानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति पुरस्कार 2023 किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नरगिस मोमांस इसंजई ने। ये कहाँ की हैं? अफगान की सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 जीता है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो है ये 3 महिलाओं ने जीता है जो कि ईरान की जेल में बंद हैं, ठीक है। इनमें एक है एला है मोहम्मदी, दूसरी है नरगिस मोहम्मदी और तीसरी है लोफर हमीदी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त तीनों और एक नाम
आप लोगों के माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए नरगिस मोहम्मदी, क्योंकि नरगिस मोहम्मदी ने 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार भी जीता है, ठीक है, और ये अभी भी ईरान की जेल में बंद हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेन प्रिंटर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया? पेन प्रिंटर प्राइज ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इस साल माइकल रोशन के लिए दिया गया। माइकल रोशन जो हैं ये ब्रिटिश लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी छात्रों के लिए भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो स्टडी इन इंडिया पोर्टल जो है ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के अनुसार किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था 6.7 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी? तो देखिए, अभी हम बात करें, अभी वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन डॉलर है? 3.4 ट्रिलियन डॉलर है। और S&P ग्लोबल के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था जो है 2031 तक 6.7 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में मरने वाले भारतीयों के अवशेषों के हस्तांतरण की सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई केयर पोर्टल। तो ये जो पोर्टल है विदेशों में मरने वाले भारतीयों के शवों को वापस लाने में जो देरी होती है तो देरी से बचाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वनों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, असम राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने नई किस्म यूरिया गोल्ड लॉन्च किया, इसमें यूरिया पर किस रासायनिक तत्व को लेपित किया गया? तो नई किस्म यूरिया गोल्ड में लेपित किया गया है किसके लिए? सल्फर यानी कि गंधक का लेपन किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैनेडियाई ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? तो कैनेडियाई ओपन 2023 का खिताब जो है ये जेनिक सिनर ने जीता है और ये इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी जनगणना 2023 के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? तो हाथी जनगणना 2023 की बात करें, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। और हम बात करें कि कितनी जनसंख्या है कर्नाटक के अंदर हाथियों की, तो 6395। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है? दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किसने किया है? चाइना देश ने किया है। डिटेल की बात करें तो चाइना ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली पवन टरबाइन है। एक वर्ष में ये 36,000 घरों को बिजली दे सकती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन किसने किया? कारगिल एक यात्री की जुबानी जो बुक है इसका विमोचन किया है ऋषि राज ने। और ये जो पुस्तक है कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेजिंग इंडिया ने किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा करी है? तो अमेजिंग इंडिया ने अभी हाल ही में डल झील में, कहाँ पर? डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा करी है। और डल झील फटाफट से बताइए कहाँ पर है? श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है डल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शासन के मूल्यांकन के लिए सीएम कमांड सेंटर लॉन्च किया है? तो सीएम कमांड सेंटर जो है ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। और कहाँ पर लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसको लॉन्च किया गया शासन के मूल्यांकन के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभ को जरूरतमंदों के लिए और योग्य लोगों के लिए मिल रहा है कि नहीं, ये सुनिश्चित करना सीएम कमांड सेंटर का उद्देश्य है। इसमें खुद सीएम योगी जी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका ने। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो ब्रिक्स समिट का जो 15वां संस्करण है ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। ठीक है। और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से पीएम मोदी जी शामिल हुए हैं। और हम बात करें ब्रिक्स की तो ब्रिक्स में वर्तमान में 5 देश हैं। ठीक है। कौन कौन से? ब्राज़ील है,
रूस है, भारत है, चाइना है, दक्षिण अफ्रीका है। और हम बात करें कि जो 14वां ब्रिक्स समिट हुआ था 2022 में, ये चाइना में हुआ था। 15वां हुआ है 2023 में दक्षिण अफ्रीका में। और जो 16वां होगा 2024 में, ये कहाँ पर होगा? रूस में होगा। होना था तो पहले होना था ब्राज़ील में, लेकिन ब्राज़ील ने कर दिया है मना। तो अब ये कहाँ पर होगा? रसिया में इसका आयोजन किया जाएगा। अब इसी क्रम में बताइए कि 15वें ब्रिक्स समिट 2023 में ब्रिक्स के विस्तार का फैसला किया गया है। ठीक है, तो इस फैसले के अनुसार कितने नए सदस्य देशों को ब्रिक्स में शामिल किया जाएगा? तो ब्रिक्स में 6 सदस्य देशों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स के पहले से सदस्य कितने हैं? पहले से सदस्य हैं 5, 6 नए सदस्यों को शामिल किया जाएगा। संख्या कितनी हो जाएगी? तो कुल सदस्य देशों की संख्या जो है ये 11 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशियाई शतरंज महासंघ में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? तो प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है डी गुगेश के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फीडे लाइव रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये भी बन गए हैं डी गुगेश या फिर गुगेश डी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। हम बात करें ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा मिलने के बाद भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 13 हो गई है। ठीक है, ऑयल इंडिया कंपनी की बात करें 1959 में स्थापना की गई थी। असम के दुलियाजान में हेडक्वार्टर है और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर रंजीत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और ये टेस्ला कंपनी के कौन बने हैं? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं। उनका नाम बताइए फटाफट से। तो उनका नाम है वैभव तनेजा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो टेस्ला कंपनी है इसकी स्थापना कब करी गई थी? 2003 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अमेरिका में। और इसके सीईओ कौन हैं? तो एलन मस्क जो हैं इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने देश के मेंटोर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? सबसे पहले याद रखना, देश का मेंटोर कार्यक्रम जो है ये किसके द्वारा चलाया गया? दिल्ली सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ऑप्शन में दिखेगा, टिक नहीं करना है। दिल्ली सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है ये अभिनेता सोनू सूद के लिए बनाया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी है बायजूस और बायजूस ने एक पहल है बायजूस की, एजुकेशनल फॉर ऑल। ठीक है, तो एजुकेशनल फॉर ऑल पहल के लिए बायजूस ने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर जो है ये नियुक्त किया है लियोनेल मेसी के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेसी की बात करें तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2023 में मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट प्रारंभ हुआ। ये ज्वालामुखी किस देश में है? याद रखना, मायोन ज्वालामुखी ये फिलीपींस देश में है। कहाँ पर? फिलीपींस देश में। नेक्स्ट है, एक पुस्तक है अजय टू योगी आदित्यनाथ। इसके लेखक कौन है? इस पुस्तक में ये बताया गया है कि जो वर्तमान सीएम है योगी जी, वो अजय से योगी आदित्यनाथ कैसे बने। ठीक है, मतलब इनकी पूरी A to Z जो बायोग्राफी है वो इस पुस्तक में बताई गई है। योगी जी के जीवन पर ये आधारित है और इस पुस्तक के राइटर हैं शांतनु गुप्ता। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए, आईसीसी ने किस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को जून 2023 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो वनडे की ट्रॉफी है। ठीक है, और इस ट्रॉफी को आईसीसी ने अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक जॉन बेनेस्टर गुड इनफ का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस आविष्कार के सह आविष्कारक थे? तो याद रखना दोस्तों, जॉन बेनेस्टर गुड इनफ ये लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक थे। इनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल की बात कर लेते हैं। तो लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन बेनेस्टर गुड इनफ और स्टैन विटिंगम ने किया था। ठीक है, दोनों को वर्ष 2019 में इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और जॉन बेनेस्टर गुड इनफ की बात करें तो 25 जून 2023 को और पूरे 100 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। अब बताइए, एक बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान है आरबीआई का। ठीक है,
तो आरबीआई के बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसके लिए नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा के लिए। और अभी स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर जो है ये भी नीरज चोपड़ा के लिए ही नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं। और इसी क्रम में अभी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष भी बने हैं, उनका नाम है सुमन के बेरी। तो सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? वर्तमान प्रधानमंत्री, माने कि अभी नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। अब बताओ, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सीफीआई के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंकज सिंह जो हैं ये साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अब बताओ, किस महिला को वोडाफोन का ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्गरेटा डेला वेले के लिए वोडाफोन का ग्लोबल सीईओ बनाया गया है। अभी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी कि बीपीसीएल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं ये कौन बन गए हैं? जी कृष्ण कुमार। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन जून 2023 में हो गया है? तो याद रखना, सिल्वियो बर्लुस्कोनी ये कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और याद रखना, ये इटली के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। यानी कि सबसे लंबे पीएम रहने का रिकॉर्ड जो है ये इन्हीं के नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, इसमें अपना देश भारत 111वें स्थान पर है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो आईआरएस एजेंसी है कर्सन वर्ल्ड लाइफ और एक जर्मन संगठन है वेल्ट हंगर हेल्प, इन दोनों ने संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया। और इस इंडेक्स के जरिए दुनिया में भूख और कुपोषण पर नज़र रखी जाती है। भारत इस इंडेक्स में 125 देशों में से 111वें स्थान पर है, ठीक है। 2022 में 107वें स्थान पर था। हालांकि ये जो इंडेक्स है इसको सरकार ने नकार दिया है कि आपने जो आंकड़े जारी किए हैं वो सरासर गलत हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, सबसे खुशहाल देश जो है ये फिनलैंड है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया और इसमें फिनलैंड लगातार 6वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। अपना देश भारत इस इंडेक्स में 126वें स्थान पर है। फिनलैंड पहले पर, डेनमार्क दूसरे पर और आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। अब बताइए कि अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत जो है ये 161वें स्थान पर है। हम डिटेल की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों को जगह दी गई। 180 देशों में से भारत 161वें स्थान पर है। 2022 में 150वें स्थान पर था। अंतिम पायदान पर उत्तर कोरिया है, टॉप पर नॉर्वे है, सेकंड पर आयरलैंड है और थर्ड पर डेनमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 यानी कि टेररिज्म इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें अपना देश भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर है सर? 13वें स्थान पर है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम बात कर लेते हैं तो पहले स्थान पर कौन सा है? अफगानिस्तान। अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान 6वें स्थान पर है। भारत जो है ये 13वें स्थान पर है। ये जो आतंकवाद सूचकांक है इसको कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ऑस्ट्रेलिया की ये संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। अब बताइए, अभी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 127वें स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया। 146 देशों को स्थान दिया गया। भारत 127वें स्थान पर रहा है।
आइसलैंड पहले पर, नॉर्वे दूसरे पर, फिनलैंड तीसरे स्थान पर रहा है। अब बताओ किस देश में विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल यानी कि सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किस देश में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चाइना में इसका अनावरण किया गया। और ये जो सुरंग है, इस सुरंग का नाम क्या रखा गया है? तो JF-22 इस सुरंग का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 जून को। ओके, और हम बात करें उद्देश्य क्या है, तो लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूक करना। और थीम क्या रही है? तो खुद को सुरक्षित रखें, तनाव से दूर रहें, इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी IIT मद्रास में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में शारदा राजन आयंगर का निधन हो गया है, वो कौन थी? शारदा राजन आयंगर ये जो हैं ये प्रसिद्ध कौन थी गायिका? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सुलोचना लाटकर का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो सुलोचना लाटकर जो है ये प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में कोप इंडिया 23 अभ्यास आयोजित हुआ है? कोप इंडिया 23 की बात करें तो इसका आयोजन अपने देश भारत और USA की वायुसेना के बीच में किया गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कोप इंडिया 23 भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच में इसका आयोजन हुआ है। आयोजन पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा और पानागढ़ में हुआ है और इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस और जगुआर लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया है। और ये जो अभ्यास है 2004 में इसकी शुरुआत करी गई थी। दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं, यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, आपका हाल फिलहाल एग्जाम है, और इसी क्रम में यदि आप स्टैटिक GK को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को फटाफट से परचेस कर लीजिए। ई बुक का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत और किस देश की नौसेना के बीच में सिम्बेक्स 2023 द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास हुआ है? तो सिम्बेक्स का आयोजन अपने देश भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सिंगापुर में ही इसका आयोजन किया गया है। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज रणविजय, कवरत्ती और पनडुब्बी एक जहाज है INS सिंध केसरी, ये शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी बताइए फ्रिंजेक्स 23 अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आयोजन भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम बात करें कि आयोजन कहाँ पर हुआ है इसका, तो आयोजन हुआ है केरला के तिरुअनंतपुरम में। ठीक है, और पहली बार इसका आयोजन हुआ है, यानी कि कौन सा ये संस्करण है? तो सर इसका पहला संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना ने INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है? तो याद रखना दोस्तों जो INFN है यानी कि इंडिया और फ्रांस की नौसेना के बीच में होता है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें कोंकण 2023 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आयोजन किया गया भारत और ब्रिटेन के बीच में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आयोजन कहाँ पर किया गया? अरब सागर के कोंकण तट पर इसका आयोजन किया गया। अभी बताइए अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? चूंकि पहली बनी है इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनी है एकता कपूर। ठीक है, अभिनेत्री एकता कपूर, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो ने PM नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया है, इस सम्मान का नाम आपको बताना है। तो इस सम्मान का नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना फ्रांस का ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाले मोदी जी पहले भारतीय बन गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है IFS अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा का निधन 6 सितंबर 2023 को हो गया, वह किस सुरक्षा ग्रुप के चीफ थे? याद रखना दोस्तों अरुण कुमार सिन्हा जो हैं
ये एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के चीफ थे और हाल ही में सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और हम बात करें थीम की तो क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन इसकी थीम रही है, यानी कि लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में डेनियल तूफान की वजह से वाडी डरना नदी के डैम टूट गए और बाढ़ से 5300 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई? तो ये डेनियल तूफान किस देश में आया? लीबिया देश में आया। ठीक है, हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो लीबिया में 9 सितंबर को भूमध्य सागर से डेनियल तूफान आया और इस तूफान से जो वाडी डरना नदी थी इसके 2 डैम टूट गए और इसके बाद तूफान का पानी और नदी का पानी, इन दोनों पानी ने मिलकर भारी बाढ़ का रूप ले लिया और लीबिया के डरना शहर में इस बाढ़ की वजह से 5300 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन गुजरात विधानसभा में किसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का लोकार्पण किया है? तो गुजरात में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का जो लोकार्पण है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद गुजरात विधानसभा सदन की जो कार्रवाई है ये पूरी तरीके से पेपरलेस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने वाले जो पहले एक्टर हैं ये बने हैं अल्लू अर्जुन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनको किस मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? तो पुष्पा मूवी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायिका मालिनी राजूरकर का निधन 6 सितंबर 2023 को हो गया। उनकी पहचान किस शैली में गाए गए उनके गीतों के लिए थी? तो इनकी पहचान थी ख्याल और टप्पा गायन में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना इनका जन्म हुआ था राजस्थान के अजमेर में। और एक फैक्ट पूछा जाता है कि ये किस घराने से संबंधित थी? तो ये ग्वालियर घराने से संबंधित थी। किस घराने से? ग्वालियर घराने से। कौन थी गायिका? नाम था इनका मालिनी राजूरकर। तो इनका नाम जरूर याद रखना। अब बताइए किस कंपनी ने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? तो भारत का पहला यूपीआई एटीएम जो है ये हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि ये हिताची लिमिटेड सर्विसेज जो है ये जापानी कंपनी है और इसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। ठीक है, यूपीआई एटीएम से क्या होगा कि आप जाएंगे और मोबाइल से यूपीआई स्कैन करेंगे और वहां से आप जो है पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एटीएम का नाम क्या है? तो हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रीट का निधन हो गया है। वह किस देश के क्रिकेटर थे? याद रखना हीथ स्ट्रीट कौन थे? क्रिकेटर थे। किस देश के थे? तो ये जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार भारत में कौन सा राज्य कैंसर के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो भारत का जो उत्तर प्रदेश है ये कैंसर के मामले में शीर्ष पर रहा है। अब बताइए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रवनीत कौर। और मैं बार बार बोलता हूं कि जिस क्वेश्चन में पहली, पहला, प्रथम जैसे शब्द जुड़ जाते हैं वो क्वेश्चन अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी बढ़ते हैं आगे। पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो पेटीएम के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं भाविश गुप्ता। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ कि लॉर्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों SN सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CBC कौन बने हैं? तो भारत के CBC जो हैं ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बन गए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अमरेंदु प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर दिनेश के लिए। नेक्स्ट है भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के जैन। अब बताइए कर्नाटक के न्यू सीएम कौन बने, नए मुख्यमंत्री? तो कर्नाटक में अभी इलेक्शन हुए और कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी और कर्नाटक के सीएम बने सिद्धारमैया। और हम बात करें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। सीएम बने कांग्रेस पार्टी के सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम भी बने डीके शिव कुमार। और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। अब बताइए कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताइए जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अजय बंगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पहली भारतीय कौन हैं जिनको सूरीनाम देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ग्रैंड ऑर्डर ऑफ दी चेन ऑफ येलो स्टार मिला है? तो सूरीनाम देश का जो सर्वोच्च सम्मान है ये अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए दिया गया और ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ओके, अब बताइए कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं ये भारत के नए सीबीसी बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्पिनोजा पुरस्कार जो है ये जोएता गुप्ता के लिए दिया गया है। और स्पिनोजा पुरस्कार की हम बात करें तो ये नीदरलैंड का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है, ठीक है। और हम जो किसको मिला है? ज्योता गुप्ता के लिए। ये कौन हैं? तो ये भारतीय मूल की हैं और डच पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह अवार्ड दिया गया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए, ठीक है। और क्यों दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। अब बताओ 32वां व्यास सम्मान, तो 32वां व्यास सम्मान किसको दिया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि जो 32वां व्यास सम्मान है ये ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया, ठीक है। और इनके किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो इनका उपन्यास पागलखाना इसके लिए दिया गया। और 31वां व्यास सम्मान डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया था, इनके नाटक महाबली के लिए दिया गया था। व्यास सम्मान हम बात करें तो किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से। और ये जो सम्मान है 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पहली बार व्यास सम्मान दिया गया था रामविलास शर्मा के लिए। ओके, अच्छा, इसी क्रम में बताइए कि 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 किस थीम के साथ में मनाया गया? आप लोगों को भी आंसर लगाना है। लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे आप लोग आंसर? क्योंकि आंसर लगाएंगे तो आप आकलन कर पाएंगे कि आप कितना करंट अफेयर्स जान रहे हैं और कितना आपको सीखने के लिए मिल रहा है। तो अभी जो 77वां स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, ये मनाया गया है राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम यानी कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट थीम के साथ में। ओके, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। और अभी स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर मोदी जी ने कौन कौन सी घोषणा करी हैं, किन योजनाओं की घोषणा करी हैं? तो मोदी जी ने 3 योजनाओं की घोषणा करी है, पीएम विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना और गरीब शहरी आवास योजना। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं। डिटेल की बात कर लेते हैं तो 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोदी जी ने 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा करी है। एक तो पीएम विश्वकर्मा योजना है, ठीक है। इस योजना के बारे में जान लेते हैं। तो इस योजना में नाई, लोहार, सुनार और चर्मकार के उत्थान के उद्देश्य से शुरू करी गई है। इसमें क्या होगा? तो 10,000 रुपये से लगाकर 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। लखपति दीदी योजना में क्या होगा? तो इसका जो लक्ष्य है
देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। गरीब शहरी योजना में क्या होगा, तो इस योजना के तहत में कमजोर आय वर्ग और निम्न आय वर्ग वाले जो शहरी नागरिक हैं, ऐसे नागरिक जो कि किराए के मकान में रहते हैं, उनको आवास यानी कि घर लेने के लिए बैंक लोन में छूट प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट वन की बात करें तो यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट हुआ है। ठीक है, ये माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये इटली देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस जो है ये 8 अगस्त को मनाया जाता है। थोड़ी सी डिटेल की बात करेंगे तो गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी थी, इसीलिए 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, और हम बात करें कि इस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है, अगस्त आंदोलन कहा जाता है और इसी को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है? तो दोस्तों जो वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य है कहाँ पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये स्थित है बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडार कहाँ मिला है? तो दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडार जो है ये मिला है नॉर्वे में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है ये टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जर्मनी की टीम ने। और हम बात करें डिटेल की तो सबसे पहले जो फीबा टर्म है इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है और इस वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में। ठीक है, और फाइनल मैच कहाँ पर हुआ? तो फिलीपींस के मनीला में। जीता किसने है? तो जर्मनी ने जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नजमा अख्तर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, होप इनिशिएटिव पहल जो है पंजाब सरकार ने शुरू करी है राज्य को पूरी तरीके से नशा मुक्त बनाने के लिए। अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ओके, और हम बात करें थीम की तो एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन इसकी थीम रही है, यानी कि अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। लोकतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देना है और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2007 में घोषित किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसद में 2 शवों के अवशेषों को पेश करके दावा किया गया कि ये जो शव हैं ये एलियंस के शव हैं और 1000 साल पुराने शव हैं? तो किस देश की संसद में इन शवों को पेश किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मैक्सिको की संसद में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 सितंबर को। ठीक है, और हम बात करें थीम क्या रही है तो टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट इसकी थीम रही है। ठीक है, यानी कि पर्यटन और हरित निवेश इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस 2023 का मेजबान देश कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सऊदी अरब। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों
जो विश्व पर्यटन दिवस है, हर साल इसकी मेज़बानी दुनिया का कोई देश करता है। ठीक है, इस साल मेज़बानी जो है ये सऊदी अरब को दी गई है और 2022 में किसको दी गई थी? इंडोनेशिया को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक खेल योजना को लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लोकप्रिय खेलों को प्रोत्साहित करना, और अभी उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद योजना को भी लॉन्च किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भाग्य लक्ष्मी योजना को शुरू किया है? तो भाग्य लक्ष्मी योजना जो है ये भी किसने शुरू करी है? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार दिलाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कुंवारों और विधवों के लिए पेंशन योजना को शुरू किया है? तो हरियाणा सरकार ने जो कुंवारे लड़के हैं, ठीक है, और जो विधुर हैं, ठीक है, जिनकी उम्र 40 से 60 साल है, ऐसे लड़कों के लिए 2750 रुपये प्रति माह देने के लिए योजना शुरू करी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने दयालु योजना की शुरुआत करी है? तो दयालु योजना की शुरुआत भी किसने करी है? हरियाणा की सरकार ने। ठीक है, तो इस योजना के तहत क्या होगा? 1,80,000 रुपये तक की आय वाले परिवारों के सदस्यों की यदि मृत्यु हो जाती है या दिव्यांगता हो जाती है तो उनको आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 आयोजित हुआ है? तो अजय वॉरियर का आयोजन अपने देश भारत और यूके के बीच में किया गया। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यूके में ही आयोजन किया गया। ठीक है, और इस अभ्यास में भारत की तरफ से बिहार रेजिमेंट के सैनिक शामिल हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में आयोजित हुआ? तो वीर गार्जियन की बात करेंगे सर, इसका आयोजन किया गया है अपने देश भारत और जापान की वायुसेना के बीच में। आयोजन जापान में ही किया गया है और इस साल ये जो संस्करण है पहली बार हुआ, यानी कि पहला संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन की बात करें, इसका जो आयोजन है अपने देश भारत के बीच में, ठीक है, और जापान के बीच में होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और जापान की थल सेना के बीच में होता है। ठीक है, और आयोजन किया गया जापान की शिगा प्रांत में। चौथा संस्करण आयोजित हुआ है 2018 से शुरुआत हुई थी और उसमें भारतीय सेना की तरफ से गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिकों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिमेक्स 23 अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? जिमेक्स 23 अभ्यास का आयोजन किया गया है विशाखापत्तनम में। ठीक है, जिमेक्स जो है भारत और जापान की नौसेना के बीच में होता है। आयोजन किया गया विशाखापत्तनम में और 7वां संस्करण आयोजित हुआ है। अब बताइए, लंदन मैराथन 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केन्या के केल्विन किप्टम ने ये खिताब जीता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया के चांगमोन शहर में आयोजित ISSF वर्ल्ड जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में अभिनव शाह और गौतमी भनोट की भारतीय जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? दोस्तों इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर कहां पर स्थापित किया गया? दुनिया का सबसे लंबा 200 मीटर का जो बांस क्रैश बैरियर है ना, ये स्थापित किया गया है महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। कहां पर? महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडारों की खोज करी? तो लिथियम के बड़े भंडार कहां पर खोजे गए? जम्मू कश्मीर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 विपक्षी दलों ने एक राजनीतिक महागठबंधन किया और इस गठबंधन को नाम क्या दिया गया है? इंडिया नाम दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं बोला टिनुबू। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप में है और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे
ज़्यादा आबादी वाला देश है, राजधानी अबूजा है, मुद्रा है नाइरा और राष्ट्रपति बन गए हैं बोला टिन्बू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फिनलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं पेट्री ओर्पो। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 कब मनाया गया? योगा डे की हम बात करेंगे सर, तो ये 21 जून को मनाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो योगा डे 21 जून को मनाया गया, वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ में मनाया गया। और ये जो दिन है ना, ये वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। और जो योग है ये मनुष्य को लंबा जीवन प्रदान करता है। तो हम ऐसा याद रख सकते हैं कि ये 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। और पहली बार योग दिवस जो है 21 जून को मनाया गया था और 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया था, ठीक है। और 21 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व संगीत दिवस। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? योगा हम करते हैं, संगीत सुनते सुनते करते हैं, दोनों चीजें समान पैरेलल चलती हैं ना। तो 21 जून को दोनों दिवस मनाए जाते हैं। अभी एक रिकॉर्ड बना है, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कितने देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो 135 देशों के प्रतिनिधियों के साथ में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है सर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं। तो योग दिवस के अवसर पर अमेरिका शहर के न्यूयॉर्क में और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 135 देशों के प्रतिनिधियों के एक साथ योग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, ठीक है। इससे पहले कभी एक साथ इतने देशों के लोगों ने योग नहीं किया। इसी की वजह से ये जो इवेंट है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने ई अधिगम योजना की शुरुआत करी? तो ई अधिगम योजना की शुरुआत करी है हरियाणा सरकार ने, ठीक है। इसके तहत 3 लाख छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता के लिए टैबलेट और कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे। अभी किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू करी है? ये भी हरियाणा सरकार ने शुरू करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चारा वीजा योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू करी है? तो ये भी किसने शुरू करी है? चारा वीजा योजना हरियाणा की सरकार ने शुरू करी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी राज्य जॉर्जिया। तो जॉर्जिया ने किस महीने को आधिकारिक तौर पर हिंदू विरासत माह यानी कि हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? तो जॉर्जिया ने हिंदू हेरिटेज मंथ जो है ये अक्टूबर मंथ के लिए घोषित किया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला, तो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है, कौन बनी है? एकता कपूर बनी है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना खोजी गई? दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना जो है ये जाम्बिया में खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस टाइफून ने ताइवान और आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित किया? तो ताइवान को प्रभावित किया है खानून टाइफून ने। किसने? खानून टाइफून ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर में सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने का रिकॉर्ड किस तूफान ने बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बिपरजॉय तूफान ने। तो दोस्तों बिपरजॉय तूफान की बात करें तो ये 5 से 6 जून 2023 को शुरू हुआ, ठीक है। और लगभग 15 जून की रात ये गुजरात के कच्छ से टकराया। कब टकराया? तो 15 जून को ये टकराया, ठीक है। तो अरब सागर में इसकी लाइफ लगभग कितने दिनों तक रही? 10 दिनों तक, ठीक है। और इतनी लंबी अवधि का चक्रवाती तूफान जो है अरब सागर में इससे पहले कभी नहीं आया है, ठीक है। अब बताइए कि अरब सागर में जो बिपरजॉय तूफान बना इसका नाम किस देश ने रखा? नामकरण क्योंकि पूछा ही जाता है। तो बिपरजॉय का नामकरण जो है ये बांग्लादेश ने किया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस महासागर में डोकसुरी नामक तूफान था? तो डोकसुरी नामक जो तूफान है ये प्रशांत महासागर में उठा है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम मंडोस किस देश ने रखा? तो इसका नाम जो है यूएई ने रखा है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल को जान लेते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम मंडोस जो है संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात ने रखा है। और मंडोस का अर्थ क्या होता है? खजाने का पिटारा। और इस चक्रवात ने तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान सितरंग का जो नाम है ये किस देश ने रखा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, सितरंग का नाम रखा है थाईलैंड ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों चक्रवाती तूफान सितरंग से बांग्लादेश में करीब 24 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस साइक्लोन से भारत के कुछ पूर्वी राज्य भी प्रभावित रहे, जैसे कि पश्चिम बंगाल है, ठीक है, और उड़ीसा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो सबसे पहले याद रखना दोस्तों, जो चक्रवात मोचा आया इससे कौन सा देश प्रभावित हुआ? म्यांमार। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब म्यांमार देश प्रभावित हुआ तो म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन करुणा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक और फैक्ट कि जो चक्रवात मोचा है इसका नामकरण किस देश ने किया? तो यमन देश ने इसका नामकरण किया है। ठीक है, इस टाइप से यदि आप पढ़ेंगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं, मतलब ये जो एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, साइक्लोन वाले, तूफान वाले, एक ही जगह पर मैंने पढ़ा दिए। जितने भी चर्चाओं में हैं इससे आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। और यदि आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। अब बताइए, भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम क्या है जो कि सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने हैं? तो सिंगापुर के जो राष्ट्रपति बने हैं वो कहाँ के हैं? भारतीय मूल के हैं। और उनका नाम क्या है? थरमन संगमुगरत्नम उनका नाम है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों सिंगापुर की बात करें तो एशिया महाद्वीप में है, राजधानी सिंगापुर ही है, करेंसी सिंगापुर डॉलर है, प्रधानमंत्री हैं ली सीन लुंग। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? थरमन सनमुगरत्नम। ठीक है, अच्छा हम बात करें कि दुनिया के अभी वर्तमान में 8 ऐसे देश हैं जिनकी कमान भारतीय मूल के व्यक्तियों के पास में है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट बने हैं थरमन संगमुगरत्नम, ये कहाँ के हैं? भारतीय मूल के हैं। और यूके के पीएम ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। पुर्तगाल के पीएम एंटोनियो कोस्टा भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस के पीएम प्रबंध जगन्नाथ भारतीय मूल के हैं। सेशल्स के प्रेसिडेंट वावेल रामकलावन हैं। और सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। गुयाना के प्रेसिडेंट हैं इरफान अली। और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ये भी कहाँ की हैं? भारतीय मूल की हैं। तो इनको आप जरूर याद रखेंगे। एक क्वेश्चन मुझे यहाँ से दिख रहा है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी नया सवेरा नामक योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको लॉन्च किया है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित जो छात्र हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी फ्री में करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अभी बताइए, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान सरकार ने इसको शुरू किया है। इस योजना के तहत क्या होगा? तो राजस्थान में महिलाओं को मुफ्त में मोबाइल फ़ोन दिए जाएंगे, इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा और वॉइस कॉल करने की सेवाएं भी फ्री में प्रदान करी जाएंगी। अब बताइए, महिला निधि ऋण योजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो ये भी राजस्थान ने शुरू करी है। ठीक है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, और भिखारी मुक्त योजना इसको भी राजस्थान ने शुरू किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एनजीओ के माध्यम से भिखारियों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया जाएगा और उनको रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अगस्त 2023 को कौन सा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दूसरा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है ये नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। ठीक है, और हम बात करें कि ये शुरू कब किया गया? तो 2022 में पहली बार ये मनाया गया। ठीक है,
घोषणा तो इसकी 2021 में ही कर दी गई थी। 2022 में ये पहली बार मनाया गया और अभी 2023 में कौन सा मनाया गया, तो 2023 में दूसरा मनाया गया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने कहाँ पर डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की है। तो डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की जो खोज है ये राजस्थान के जैसलमेर में करी गई है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ चैनल पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो नॉर्थ चैनल को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति, और वो भी कहाँ के हैं, भारतीय व्यक्ति हैं, ये बन गए हैं अंशुमन झिंगरन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उमा छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैम करन। ठीक है, सैम करन है कहाँ के, इंग्लैंड के, और इनको खरीदा था किस टीम ने, तो पंजाब किंग्स टीम ने इनको खरीदा था। ठीक है, और कितने में खरीदा था, तो 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। और इसी क्रम में बताइए कि आईपीएल में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया था, तो ये शुभमन गिल के लिए दिया गया था। ठीक है, और ये किस टीम के लिए खेले, गुजरात टाइटंस के लिए खेले। और हम बात करें कि WPL 2023 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप से नवाजा गया। WPL की हम बात करें तो WPL में ऑरेंज कैप जो है ये दिया गया था मैग लेनिंग के लिए, और ये दिल्ली कैपिटल के लिए खेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी। तो WPL में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी स्मृति मंधाना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्मृति मंधाना भारत की हैं, आरसीबी ने इनको खरीदा और 3.40 करोड़ में खरीदा। दूसरी बनी एस्ले गार्डनर और ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनको गुजरात जॉइंट्स ने खरीदा 3.20 करोड़ में। नेटले स्काइवर को भी 3.20 करोड़ में खरीदा, मुंबई इंडियंस ने। ये कहाँ की हैं, इंग्लैंड की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने देश भारत ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, 7वां आयोजन किया गया राधा कृष्णन स्टेडियम जो कि चेन्नई में है। जीता है भारत ने, मलेशिया को हराया है 4-1 से। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान की बात करें तो हरमनप्रीत सिंह इसके कप्तान हैं। अब बताइए, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जो संतोष ट्रॉफी 2023 है इसकी विजेता टीम कौन सी बनी है। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो ये कर्नाटक ने जीती है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और संतोष ट्रॉफी की शुरुआत 1941 में करी गई थी। 76वां संस्करण खेला गया है और इसका जो फाइनल मैच है सऊदी अरब की राजधानी रियाद में और किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। ठीक है, जीता है कर्नाटक ने। और उपविजेता कौन है, मेघालय की टीम जो है उपविजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने पहली बार किस देश को हराया। तो दोस्तों याद रखना, ये जो चैंपियनशिप है भारत ने पहली बार जीती है और किस देश को हराकर जीती है, तो ईरान को हराकर जीती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ईरान के उर्मिया में आयोजन किया गया। ठीक है, दूसरा संस्करण है इस चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार भाग लिया और पहली बार ही भारत इसमें विजेता रही है। हराया किसको है, यानी कि उपविजेता कौन सी टीम रही है, ईरान की टीम। अब बताइए, फुटबॉल टूर्नामेंट है स्पेनिश सुपर कप 2023, इसका खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बार्सिलोना FC टीम ने जीता है। ठीक है, और उपविजेता की बात करें तो रियल मैड्रिड FC इसमें उपविजेता रही है। और आयोजन कहाँ पर किया गया, तो सऊदी अरब के रियाद में इसका आयोजन किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रियल मैड्रिड की टीम ने। डिटेल की बात करें तो स्पेनिश फुटबॉल क्लब है ये, और 2022 वाला ये वर्ल्ड कप है, लेकिन 2023 में आयोजित हुआ है। ठीक है, आयोजन किया गया मोरक्को में और इसकी शुरुआत हुई थी 2000 में। ठीक है, और इसका आयोजन फीफा के द्वारा किया जाता है।
और इसकी सबसे सफल टीम अब तक की कौन सी रही है? रियल मैड्रिड। ठीक है, कितनी बार विजेता रही है रियल मैड्रिड की टीम? तो 5 बार विजेता रही है। अब बताओ। चौथा, एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित करी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आयोजन किया गया असम में। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो खो खो चैंपियनशिप जो 2023 वाली है, इसका चौथा संस्करण है और आयोजन किया गया असम की बक्सा में। और इस चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमें विजयी रही हैं। अब बताइए कि फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? 5 स्टार आपस में लगा लीजिए। इस क्वेश्चन से, ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो स्पेन ने जीता है सर। और किसको हराया है? स्पेन ने इंग्लैंड को हराया है 1-0 से। ठीक है, और स्पेन ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। तो फीफा वर्ल्ड कप जो है महिलाओं का, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा मिलेगा। सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से किया गया था। और हम बात करें कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 9वां। जीता है स्पेन ने और हराया है इंग्लैंड को। और तीसरा स्थान स्वीडन ने बनाया है। शुभंकर बनाया गया तजनी के लिए। टोटल 32 टीमें इसमें शामिल हुई। और जो फुटबॉल थी इसमें, तो उस फुटबॉल का नाम क्या था? ओशियान था। और उद्घाटन जो है ईडन पार्क स्टेडियम में किया गया। और उद्घाटन का पहला मैच न्यूजीलैंड और नॉर्वे के बीच में किया गया। और हम बात करें समापन कहाँ पर हुआ? तो सिडनी ओलंपिक स्टेडियम में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का है, यहाँ पर समापन हुआ। और हम बात करें स्पेन और इंग्लैंड के बीच में हुआ। ठीक है, और जीता किसने है? तो जीता है स्पेन ने। और इसमें गोल्डन बॉल अवार्ड जो है ये एटेना बोनमाटी को दिया गया। गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया हिनाता मियाजावा के लिए। और गोल्डन ग्लव्स अवार्ड दिया गया मैरी एरप्स के लिए। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड दिया गया सालमा परलू एलो के लिए। और इसमें इनामी राशि यानी कि जो विजेता टीम रही है स्पेन की, इसको कितने रुपए दिए गए हैं? तो 4.29 मिलियन USD दिए गए, यानी कि 4.29 मिलियन डॉलर दिए गए। तो रुपयों में कितने बनते हैं ये? तो 35 करोड़ रुपए बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास थी इसके मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि यदि आप इसी प्रकार से 5000 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के डिटेल MCQ को पढ़ना चाहते हैं, कम समय में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी जो ई बुक है करंट अफेयर्स की, जो कि हमने पिछले 2 सालों से मेहनत करके तैयार करी है, इसको आप ज़रूर परचेस कर लीजिए। और स्टैटिक जीके की हमारी रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, इसको भी परचेस कर लीजिए। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गारंटी से बोल सकता हूँ आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने में पूरी मदद करेंगी हमारी ये ई बुक। अब अंतिम क्वेश्चन एज अ टेस्ट हम आपसे पूछते हैं और आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, WPL में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप का खिताब जीता है? फटाफट से आंसर लगाइए। और यदि आप WPL के बारे में 4 फैक्ट लिख सकते हैं तो कम से कम 4 फैक्ट आप जरूर लिखिए। तो थैंक यू दोस्तों। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट को आप जरूर देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और नए बंदों से यही कहूंगा कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए, मैराथन वीडियो देखने के लिए, टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।